हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज कैलिजिनस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैलिजिनस शब्द का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ही डार्क है, बहुत ही ज्यादा डार्क है, मतलब एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। इसका मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज कैलिजिनस है। टेनेब्रस, मर्की का मतलब होता है वो चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। ओपेक का मतलब भी क्या है कि वो चीज से कुछ दिख नहीं रहा। एंटोनिम्स, ल्यूमिनस है मतलब लाइट ही लाइट है। ल्यूसिड है, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर है। रेस्प्लेंडेंट है मतलब बहुत ही अच्छी है। तो ये सारे के सारे किस टोन के वर्ड्स थे? ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव टोन के वर्ड्स थे। ये सारे के सारे किस टोन के वर्ड्स थे? ये सारे के सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स थे। तो जो एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने वेंचर किया। वेंचर का मतलब क्या होता है? एक रिस्की का एक जर्नी लेना। तो उन्होंने एक रिस्की जर्नी ली एक बहुत ही अंधेरे फॉरेस्ट के थ्रू, जहाँ पे सनलाइट जो है पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही थी कैनोपी को। बेयरली शब्द का मतलब क्या होता है? कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि हमारा बेयरली, हार्डली, रेयरली, स्केयर्सली, सेल्डम। इन सारे शब्दों का मतलब होता है बहुत ही ना के बराबर। इसका मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे आपके किस टोन के होते हैं? नेगेटिव टोन के वर्ड्स होते हैं। अच्छा, कैनोपी क्या होती है? कैनोपी होती है जैसे जब ये पेड़ है, ये एक पेड़ है, इन्होंने पूरा का पूरा ऐसे कवर कर लिया है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप कैनोपी बोलते हो। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, बेम्बूजल करना। आप किसी को बेम्बूजल कर रहे हो मतलब उसको धोखा दे रहे हो। धोखा दे रहे हो, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू डिसीव और ट्रिक समवन, आप किसी को क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। उसको डिसीव कर रहे हो, ट्रिक कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, धोखा दे रहे हो उसको। अच्छा, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो क्या बोलते हैं उसको? लीड समवन अप टू द गार्डन पाथ। मतलब आप उस इंसान को क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। टेक समवन फॉर अ राइड। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब भी क्या है? आप उस इंसान को क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। पुल अ फास्ट वन मीन्स आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। अच्छा, कोई चीज धोखे वाली है तो उसको क्या बोलते हैं? स्मोक एंड मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब क्या होता है? कि सब क्या है? सब धोखा है। एवरीथिंग इज व्हाट? एवरीथिंग इज अ डिसेप्शन। सब कुछ धोखा है। एंटोनिम्स आपने इन्फॉर्म कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, चीज़ों को क्लियर कर दिया, एनलाइटन कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्यूसिडेट करना। एल्यूसिडेट करने का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन क्लियरली। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। तो जो फ्रॉडस्टर था उसने कोशिश करी कि वो लोगों को धोखा दे और वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या कर दें? उस फ्रॉडस्टर को दे दे। तो वो क्या कर रहा था? लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। हाँ, रेड एरिंग भी बोलते हैं। वेरी नाइस। कोई भी चीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। रेड एरिंग। रेड एरिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज मिसलीडिंग। कोई ऐसी चीज जो मिसलीडिंग है, जो गलत है, एक तरीके से आपको क्या दिया जा रहा है? आपको धोखा दिया जा रहा है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्योरेंट। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ENT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। एस्योरेंट मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत हंगर है, बहुत क्रेविंग है उस चीज की ना, कि वो चीज मुझे मिलनी ही मिलनी चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए, मतलब एक लालच सा भी है। रेवेनस, वोराशियस, इनसैटिएबल कौन होता है? जिसको आप सेटिस्फाई ही नहीं कर सको उसको क्या बोलते हैं? इनसैटिएबल। और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब है कि आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। कोवेटस, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब आप उस चीज के लिए क्या हो रहे हो? आप उस चीज के लिए ग्रीडी हो रहे हो। और क्या बोल सकते हैं? रेवेनस, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। एवरिशियस, आप उस चीज के लिए लालची हो रहे हो। वोराशियस, आप उस चीज के लिए लालची हो रहे हो। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि आप सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे हो। इनसैटिएबल, इनसैटिएबल कौन होता है? जिसको कोई भी इंसान सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत ही लालची होते हैं कि उनको वो चीज चाहिए ही चाहिए।
एंटोनिम सैटिएटेड, सैटिस्फाइड हो आप, रिप्लीट मीन्स भरे हुए हो, रिप्लीट का मतलब क्या होता है, फुल हो, कंटेंटेड हो मतलब आप सैटिस्फाइड हो कि जितना है मेरे पास बहुत है, मैं इस चीज से क्या हूँ, सैटिस्फाइड हूँ। तो जो एस्योरेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम था, जो लालची इकोसिस्टम था, मतलब जिसको बहुत कुछ चाहिए था, उसने बहुत तेजी से फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स मांगे जिससे कि वो कंटिन्यू कर सके अपना रैपिड एक्सपेंशन। तो वो क्या चाह रहा था कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स होते रहें जिससे कि उसका एक्सपेंशन होता रहे। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज गाइस। गाइस का मतलब क्या होता है, भेष। आपने किसी का रूप धारण किया हुआ है, आपने कोई मुखौटा पहना हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, ये शब्द आपका नाउन है। एन आउटवर्ड अपीयरेंस यूज टू कंसील द ट्रूथ, आप सच्चाई को छुपाने के लिए कोई भेष पहने हुए हो। रावण ने सीता हरण के लिए एक साधु का भेष बनाया था, तो वॉज अंडर द गाइस ऑफ अ सेंट। तो डिस्गाइज करना मीन्स भेष बना लेना, अपीयरेंस आपने मास्क कर लिया है अपने आप को, मीन्स किसी और का भेष पहन कर लिया है। प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, आप कोई और बन रहे हो। एंटोनिम सच्चाई है, ट्रुथ है, ऑथेंटिसिटी है, रियलिटी, तो यही है। तो उसने ऑर्गेनाइजेशन को एंटर किया, किसके भेष में, एक वॉलंटियर के भेष में। तो वॉलंटियर के भेष में उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को एंटर किया। अच्छा, जो लोग भेष पहन के रखते हैं, मतलब जो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से अपने आप को कुछ और दिखाते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं हिपोक्राइट। तो हिपोक्राइट क्या होते हैं, जो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से वो बहुत खराब लोग होते हैं। तो सच पीपल आर हिपोक्राइट, मतलब ये लोग भेष पहन के रखते हैं अच्छे होने का। अच्छा, जो इंसान किसी और कोई और बन जाता है कि सामने वाले को धोखा देने के लिए, ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो, ऐसे इंसान को आप बोलते हो इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर कौन होता है, ये वो इंसान होता है जो किसी और का भेष धारण कर लेता है सामने वाले को क्या करने के लिए, सामने वाले को धोखा देने के लिए। तो सच अ पर्सन इज व्हाट, सच अ पर्सन इज इम्पोस्टर बोलते हैं। ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, तो इसको मेक श्योर करना। अच्छा, मैंने इम्पोस्टर की स्पेलिंग ठीक लिखी है, इम्पोस्टर ER होता है या OR होता है? हाँ, आप लोगों से ही क्वेश्चन है, इट इज इम्पोस्टर और इम्पोस्टर ER होता है, राइट। तो इम्पोस्टर मीन्स जो इंसान किसी और का क्या करे, किसी और का भेष धारण करे। तो मतलब ये दोनों इंसान भी क्या कर रहे हैं, ये दोनों इंसान भी धोखा दे रहे हैं, ये दोनों इंसान भी क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको वर्ब की बात करूँ तो ये इंसान, दोनों इंसान भी डिस्गाइज कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सामने वाले को डिसीव कर रहे हैं। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक तरीके से स्कैम कर रहे हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज परफरविड। फरविड का मतलब था वही परफरविड का मतलब, ये फरविड का मीनिंग क्या था, बहुत ही जोश, नया जोश है, नई उमंग है, अब है नई कहानी। तो मतलब ये लोग क्या है, परफरविड है, मीन्स बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इंटेंस इमोशन, पैशन और एंथुजियाज्म, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, एंथुजियाज्म है। फर्वेंट है तो फरविड भी लिख सकते हैं। जेलस है, इम्पैशंट है, आर्डेंट है, एविड है, मीन्स बहुत जोश है। एंटोनिम्स एपेथेटिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट है, डिस्पैशनेट है, कोई एनर्जी ही नहीं है। तो एक्टिविस्ट ने एक बहुत ही जोशीली स्पीच दी और क्या बोला कि हमें एक्शन लेना चाहिए क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। तो उसकी स्पीच कैसी थी, उसकी स्पीच बहुत ही जोश से भरी थी। अच्छा, कोई इंसान बहुत जोश से भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, फुल ऑफ बीन्स है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, दैट पर्सन इज फुल ऑफ एनर्जी। एनर्जी से वो इंसान क्या है, भरपूर है, उसके बेली में फायर है, ही हैज अ फायर इन हिज बेली, ही हैज अ फायर इन हिज बेली। इसका मतलब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है वो इंसान, क्या है, लाइव वायर है। लाइव वायर का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी है। ईगर वीवर है, ईगर वीवर का मतलब भी क्या होता है कि वो अपना काम बहुत ही एक्साइटमेंट से कर रहा है, बहुत ही जोश से कर रहा। सारे वर्ड्स का मतलब है दैट पर्सन इज हाईली एंथुजियास्टिक, वो इंसान बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज होमेज। होमेज देने का मतलब क्या है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, स्पेशल रिस्पेक्ट और ऑनर शोन टू समवन, आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, ट्रिब्यूट दे रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, होमेज कर रहे हो। तो होमेज के साथ जो वर्ड यूज होता है दैट इज पे।
पे होमेज का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो। एंटोनिम्स डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, कंटेम्प्ट कर रहे हो, उसको खराब फील करवा रहे हो। तो जो अवार्ड सेरेमनी थी उसने होमेज दिया, रिस्पेक्ट दिया नेशन के बहुत बड़े बड़े एथलीट्स को, तो उनको क्या दिया गया, रिस्पेक्ट दिया गया। अच्छा, यहाँ पे हमने अवार्ड सेरेमनी की बात करी है, आप लोग मुझे अवार्ड और रिवॉर्ड में डिफरेंस बता सकते हो? अवार्ड और रिवॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है? देखो, अवार्ड होता है आपने देश के लिए कुछ किया है, सोसाइटी के लिए कुछ किया है, और किसी ने आपको आपके काम का रिकॉग्निशन दिया है, सरकार ने आपको आपके काम का रिकॉग्निशन दिया है, उसको बोलते हैं अवार्ड। तो अवार्ड जो है आप देश के लिए करते हो, सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम करते हो, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, उसमें खुश होके सामने वाला या गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको अवार्ड देती है। रिवॉर्ड का मतलब होता है, रिवॉर्ड में डायरेक्ट होता है, इसका मतलब इसने इस इंसान के लिए कुछ किया तो इसने इसे रिवॉर्ड में 500 रुपये दे दिए या 1000 रुपये दे दिए या फिर कुछ भी दे दिया। तो रिवॉर्ड में आप जिसका भला कर रहे हो वही आपको दे रहा है, तो याद रखना। तो रिवॉर्ड में आप जिसका भला कर रहे हो वही आपको पलट के दे रहा है, जबकि अवार्ड में जो ग्रेटर गुड के लिए काम होता है, अवार्ड में किसके लिए काम होता है, ग्रेटर गुड के लिए, और कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट आपको अवार्ड देती है। तो क्या सभी को क्लियर है अवार्ड और रिवॉर्ड? एवरीवन। तो नोबेल प्राइज क्या है? तो नोबेल प्राइज जो है वो क्या है? नोबेल प्राइज एक अवार्ड है या रिवॉर्ड है? तो नोबेल प्राइज एक अवार्ड है, रिवॉर्ड नहीं है। चले अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज हैपलेस। हैपलेस का मतलब क्या है? अनफॉर्चुनेट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, मतलब वो इंसान कैसा है? अनफॉर्चुनेट है, कुछ ना कुछ खराब पे खराब हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है उस इंसान के साथ। लकलेस है, अनफेटेड है, वी बिगॉट मीन्स बहुत ही दुखी सा है, परेशान सा है। एंटोनिम्स बहुत ही फॉर्चुनेट है भाई, ऑस्पिशियस बहुत ही बढ़िया मोमेंट है, प्रोपिशियस बहुत ही बढ़िया मोमेंट है। तो जो हैपलेस ट्रैवलर था, जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर था, उसकी 3 कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गई क्योंकि इतना ज़्यादा वेदर खराब हो गया। तो उसकी क्या हो गई? 3 कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गई बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द वेदर। तो अच्छा, यहाँ से एक वर्ड आता है, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आता है क्योंकि हम फॉर्चुनेट इंसान की बात कर रहे हैं, एंड द वर्ड इज सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको कोई बहुत ही बढ़िया चीज मिल गई। तो टू फाइंड समथिंग वैल्यूएबल बाय चांस, ये नाउन है। इस फैक्ट को बोलते हैं द फैक्ट। इसको ऑफ फाइंडिंग कर लो फिर, ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल बाय चांस। तो कोई चीज बाय चांस हुई है आपके साथ, या कुछ मिला नहीं है, कुछ हुआ है। द फैक्ट ऑफ कि समथिंग हैज हैपेंड बाय चांस एंड विच इज गुड फॉर यू। तो कोई चीज बाय चांस हुई है और आपके साथ बहुत अच्छी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। मतलब आपकी जो किस्मत है बहुत अच्छी है, मतलब आप क्या हो? यू आर फॉर्चुनेट इनफ, आप बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत किस्मत वाले हो आप। चल अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एड। ये वर्ड तो एरर से ही बना है ना, एरर इसका नाउन है, एर इसका वर्ब फॉर्म है। तो एर का मतलब क्या है कि आपने क्या करी है? आपने गलती करी है, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ब्लंडर किया है, चीज़ों को गलत समझा है, चीज़ों को गलत लिया है, मतलब आपने गलती करी है। एंटोनिम्स, आपने सुधार लिया अपनी गलती को। सुधारने को क्या बोलते हैं? रेक्टिफाई कर लिया। तो आपने अपनी गलती को रेक्टिफाई कर लिया, मीन सुधार लिया, करेक्ट कर लिया, सक्सेसफुल होगा, एक्सेल कर रहा आपने, उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। तो एडिटर ने गलती करी जब वो फाइनल ड्राफ्ट चेक कर रहा था रिपोर्ट का, तो एडिटर ने क्या किया? गलती कर दी। अच्छा, ब्लंडर वाला एरर का क्वेश्चन पता है ना? कभी भी ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी मिस्टेक, तो कभी भी बिग ब्लंडर लिखाओ या स्मॉल ब्लंडर लिखाओ, तो ये क्या होते हैं? हमेशा गलत होते हैं। हमेशा याद रखना, ब्लंडर के साथ बिग या स्मॉल कुछ भी नहीं आ सकता। ब्लंडर का मतलब ही होता है अपने आप में गलती, तो कभी भी इस वर्ड के साथ बिग या स्मॉल मत लगाना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से बहुत बार एरर का क्वेश्चन आपके सामने आता है। एक बड़ा प्यारा फ्रेज होता है एरर का, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड। गलती करना इंसान का काम है, माफ करना भगवान का काम है। तो टू एर मीन्स गलती करना, तो आप यहाँ से एर याद रख सकते हो। तो गलती करना इंसान का काम है, माफ करना भगवान का काम होता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्यूसेंट। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ANT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच, फिर से क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई ऐसा इंसान जो बहुत पावरफुल है,
उस इंसान को आप क्या बोलते हो? उस इंसान को आप प्यूसेंट बोलते हो। फॉर्मिडेबल मतलब सबको डरा दे, इतना पावरफुल है। पोटेंट पावरफुल है। ओमनी पोटेंट, ओमनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओमनी मीन्स ऑल। तो कोई इंसान अगर ओमनी पोटेंट है मतलब सर्वशक्तिशाली है। तो शिव जी को क्या बोला जाता है? शिव जी को बोला जाता है सर्वशक्तिशाली, कि वो ओमनी पोटेंट है। एंटोनिम्स फीबल है, कमजोर है, फ्रेल है, कमजोर है, इम्पोर्टेंट है, एनर्वेटेड मीन्स थका हुआ है। तो जो किंगडम है वो बहुत ही पावरफुल मैरीटाइम पावर, मैरीटाइम पावर मीन्स समुद्र की पावर, समुद्र की पावर बन गया बहुत पावरफुल, क्योंकि उसके पास अनमैच, अनमैच मीन्स ऐसा किसी के पास नहीं था, इतने ज्यादा समुद्र का नेवल फ्लीट मीन्स शिप्स वगैरह का पूरा का पूरा कंट्रोल था। तो वो जो किंगडम था वो क्या बन गया? किंगडम जो बहुत ही पावरफुल मैरीटाइम पावर बन गया। अच्छा, हमने ओमनी वर्ड किया। ओमनी का एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, ओमनीसियंट। ओमनीसियंट शब्द का मतलब क्या होता है? जिसके पास सारी नॉलेज है। वो इंसान क्या है? ऑल नॉलेजेबल है, उसको सब कुछ आता है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? जो चीज सब जगह प्रेजेंट है। सब जगह प्रेजेंट को आप क्या बोलते हो? यूबिक्विशियस है। यूबिक्विशियस मीन सब जगह प्रेजेंट है, बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है मतलब रैम्पेंट है, राइफ है, परवेसिव है, प्रिविलेंट है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज कैसी है? बहुत ही कॉमन है, सब जगह आपको वो चीज मिल जाएगी। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉइटर करना। लॉइटर जब भी वर्ड आता है मुझे एक ही गाना याद आता है, क्यों यहाँ पे मंडरा रहे हो। तो लॉइटर करना मीन्स मंडराना, बिना उद्देश्य के आप घूम रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो आप वहीं खड़े हुए हो, वेट कर रहे हो, आपका कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, लेकिन आप वहीं खड़े हुए हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? लॉइटर कर रहे हो। लिंगर कर रहे हो, आइडल हो, वॉन्डर हो, वहीं मंडरा रहे हो, कोई मकसद नहीं है, बस वहीं मंडरा रहे हो। हैंग अराउंड, वहीं मंडरा रहे हो। एंटोनिम्स, जल्दी जल्दी कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वहां से चले गए हो। तो सिक्योरिटी गार्ड ने विजिटर्स को बोला कि गेट के पास मत यहाँ पे मंडराओ, कहीं और चले जाओ। तो लॉइटर मीन्स मंडराना। अच्छा, कोई चीज कहीं घूम रही है तो उसको क्या बोलते हैं? होवर करना। होवर करने का मतलब भी क्या होता है? कि वो चीज वहीं मंडरा रही है, वहीं घूम रही है। आपके सर के ऊपर से घूम रही है तो उसको बोलते हैं लूम करना। तो लूम करने का मतलब भी क्या होता है? कि वो चीज क्या कर रही है? वहीं घूम रही है, वहीं मंडरा रही है। अच्छा, कोई चीज अगर आने वाली है, वो मंडरा रही है आपके सर के ऊपर और कभी भी आ सकती है, तो क्या बोलेंगे उसको? अबाउट टू हैपन। तो कोई चीज अगर अबाउट टू हैपन है तो हम क्या बोलते हैं? ऑन दी होराइजन। ऑन दी होराइजन का मतलब क्या है? कि वो चीज आने वाली है, वो चीज ऑन द कार्ड्स है। ऑन दी होराइजन है, ऑन द कार्ड्स है, इसका मतलब क्या है? अबाउट टू हैपन है, वो चीज कभी भी आ सकती। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन येस और नो माय चैंपियंस। चलो एक रिक्वेस्ट करूंगी, 2.5 के स्टूडेंट्स आर वाचिंग, बट सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग। एवरीवन विल लाइक द सेशन। सक्सेस ग्रोज इन साइलेंस। सक्सेस कैसे ग्रो होती है? शांति में सक्सेस आपकी ग्रो होती है। चलिए आज की कहानी है आरव की। तो सारे के सारे हम वर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे जैसे जो जो वर्ड आएगा मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको क्या करना है? उस वर्ड का मीनिंग तेज तेज बोलना है। जब आप किसी चीज को तेज तेज बोलते हो तो आपको वो चीज ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो क्या मैं सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जैसे जैसे जो जो वर्ड आएगा आप उस वर्ड को तेज तेज बोलेंगे? एवरीवन, चलिए तो आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। तो आरव क्या थे? आरव वॉज एश्योरेंट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए वो क्या थे? बहुत ही हंग्री थे, उनको हर हालत में सक्सेस चाहिए थी। ही वर्कड डे एंड नाइट, वो दिन रात काम करते थे, लेकिन महीने गुजर गए और कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उनके फ्रेंड्स उनको बैम्बूजल करने लगे। बैम्बूजल मीन्स मिसलीड करने लग गए, ये कह के कि हार्ड वर्क यूजलेस है और उसको उनको हार मान नहीं लेनी चाहिए। वो शब्दों ने उनके माइंड को फिल कर दिया और बहुत ही डार्क, दुख भरे, ग्लूमी विचार आने लग गए उनको। स्टिल फिर भी एक भेस था कॉन्फिडेंस का। गाइस का मतलब क्या है? भेस, कवर। आरव आगे बढ़ते रहे। उनके जो मेंटोर थे, जो कि एक बहुत ही प्यूसेंट, प्यूसेंट मीन्स पावरफुल, पुराने टीचर थे,
उन्होंने उनको बैम्बू इफेक्ट समझाया। अब बैम्बू इफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए भी है। बैम्बू इफेक्ट, सालों साल बैम्बू प्लांट ग्रो करता रहता है, लेकिन उसकी रूट्स अंडरग्राउंड होती है। लोगों को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा है, लेकिन एक दिन वो अचानक से बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो यही शब्द आरफ का इंस्पिरेशन बने। उसने रिस्पेक्ट दिया, होमेज मीन्स रिस्पेक्ट दिया अपने मेंटोर को, उनकी एडवाइस को फॉलो किया, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही जोश के साथ। जब भी वो कोई गलती करते थे, वो अपनी मिस्टेक से सीखते थे, वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते थे। बहुत सारे लोग तो बस ऐसे ही घूम रहे हुए हैं बिना कोई मकसद के। आरव अपनी स्किल्स बना रहे थे। ऐसे भी दिन थे जब उनको बहुत हैपलेस फील होता था, हैपलेस मीन्स अनफॉर्चुनेट फील होता था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वो कभी भी विश्वास करना नहीं रोकते थे। सालों बाद सक्सेस जब आई तो लोगों ने बोला रातों रात सक्सेस आ गई है। आरव को ही पता था कि उसके जो रूट्स हैं वो बहुत लंबे टाइम से नीचे ग्रो कर रहे हैं, और कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था उनको। तो आरव की स्टोरी हमको क्या बताती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लग रहा होता है कि सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी नीचे आपका फाउंडेशन ग्रो कर रहा होता है, फाउंडेशन बन रहा होता है आपका, और फिर एक दिन वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर सिर्फ पेशेंस होना चाहिए। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज व्हाट रिक्वायर्ड इज पेशेंस। चले, तो बैम्बू की तरह रियल ग्रोथ जो है सरफेस के नीचे होती है। पेशेंट रहो, अपनी रूट्स बनाओ, और सक्सेस आ जाएगी जब उसका सही समय। चलिए, ये सारे वर्ड्स आप पीडीएफ आप सभी लोगों को शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से पढ़ सकते हैं। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब पे। अबाइड बाय मीन्स फॉलो करना। तो आप किसी चीज को भी अबाइड बाय, अच्छा यहाँ से बहुत बार एरर का क्वेश्चन भी आता है, हमेशा याद रखना अबाइड के साथ बाय ही लगता है, मीन्स आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ऐसे ही एक वर्ड होता है एडहियर, एडहियर के साथ क्या लगता है, एडहियर के साथ टू लगता है। सिमिलरली, जस्ट 1 सेकेंड, ये क्या हो गया है, हाँ कहाँ गए, हाँ सिमिलरली एक वर्ड होता है कंप्लाई, कंप्लाई के साथ क्या लगता है, कंप्लाई के साथ विद लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अकाउंट फॉर मीन्स आप रीजन बता रहे हो कि ये चीज क्यों हुई, तो अकाउंट फॉर मीन्स यू आर टेलिंग द रीजन ऑफ समथिंग, टू एक्सप्लेन और गिव अ रीजन। एडवाइस अगेंस्ट, नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज के अगेंस्ट एडवाइस दे रहे हो कि भाई ये चीज तो सही नहीं है। अग्री के साथ क्या लगता है, विद। अग्री विद का मतलब क्या, अग्री विद यू मीन्स आई हैव द सेम ओपिनियन। इसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब क्या है, जो आप कह रहे हो मैं उस बात से पूरी तरीके से अग्री करती हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। इंस्क्राइब करने का मतलब क्या है, आपने किसी चीज पर कोई चीज लिख दी है, किसी पत्थर पे कोई चीज इंस्क्राइब कर दी है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब करना। लिख दी है किसी सरफेस पे, तो सोल्जर के जो नाम है उस वॉल पे इंस्क्राइब कर दिए गए। इनटर्मिनेबल, जो चीज खत्म ही नहीं हो रही है, चले जा रही है चले जा रही है, लंबी चली जा रही है, तो कोई चीज जिसको आप अंत नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं इनटर्मिनेबल। तो उसकी स्पीच ऐसा लग रहा था इतनी लंबी हो गई है कि खत्म ही नहीं हो रही है। मोर्स, जो सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, सोसाइटी के जो रीति रिवाज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोर। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी का एक कस्टम क्या है कि हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट कल्चरल मोर है, हमारा ट्रेडिशन है। सलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई चीज बहुत नोटिसेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो चीज कैसी, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, सलायंट है। सलायंट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पहला ईडियम है लेजी बोन। लेजी बोन किसको बोलते हैं, ऐसा इंसान जो बहुत ही आलसी होता है। काउच पोटैटो भी बोलते हैं ना, सिर्फ काउच के पे बैठ के, टीवी के सामने बैठ के चिप्स खाता रहता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है। ऐसे इंसान की लाइफस्टाइल कैसी होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, एक ही जगह पड़ा रहता है, कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। हैव अ लाई इन, इसका मतलब क्या है, आप दिन में बेड पे ही पड़े हुए हो, आपका उठने का मन ही नहीं कर रहा है, आप 12-12 घंटे बेड पे ही पड़े हुए, उठ ही नहीं रहे हो सुबह, उसको बोलते हैं हैव अ लाई। लेज अराउंड, संडेज को जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत रिलैक्स होकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेज अराउंड। इन द स्लो लेन, आप स्लो लेन में हो, मतलब आप बहुत रिलैक्स्ड लाइफ जी रहे हो, आप भाग नहीं रहे हो, आपकी लाइफ कैसी है, बहुत ही रिलैक्स्ड है। डोंट लिफ्ट अ फिंगर, आपने एक उंगली तक नहीं उठाई, मतलब कोई मेहनत ही नहीं करी है, रिलैक्स्ड ही हो आप, कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, आपने क्या किया है, एक भी लिफ्ट फिंगर तक नहीं लिफ्ट करी है। तो जितने भी इडियम्स थे इन सबका मतलब क्या था कि आप क्या हो, आलसी, आप रिलैक्स्ड हो।
आपको ऐसे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। समझ आए? ये स्टोरी आपको पीडीएफ से पढ़नी है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आज के आर्टिकल पे आ जाते हैं। एक्साइटेड एवरीवन, एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोगों ने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन लाइक कर देंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। अच्छा, एक बात सभी को, आई होप सभी को पता है ना कि 2499 रुपीज़ में आपको कंप्लीट येस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी, और सिर्फ आज के लिए है ये। तो 2499 में आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कोड आप सफलता लगाओगे सिर्फ आज के लिए। तो जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो आज के आज कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में एकदम लास्ट में दे दूँगी। ओनरस रूल्स, ओनरस का मीनिंग क्या है? बर्डनसम, बहुत ही ज्यादा बर्डनसम रूल्स हैं। अमेंडेड मीन्स चेंज्ड। जो एफसीआरए के रूल्स जो चेंज हुए हैं उसकी बात करने वाले हैं। फॉल आउट मीन्स उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को ना पॉज करके रीड कर लेना। मैं आपको बैक टू बैक समझा रही हूँ। ये आरसी एक्चुअली मेरे ना आप लोगों को पता है ना प्रयागराज का इवेंट है कल 27 को। तो जितने भी लोग प्रयागराज आ रहे हैं मैं उन सबसे मिलने वाली हूँ। हाँ, कल 10 बजे एएमए कन्वेंशन में, एएमए कन्वेंशन। तो इसलिए हमारी फ्लाइट है। तो मैं ना आप लोगों को आर्टिकल समझा रही हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कर करके रीड कर लेंगे, ठीक है? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एक बहुत ही वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन एरियाज। कौन कौन से एरियाज में? जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिजास्टर रिलीफ, कोई आपदा आती है तो उसको लोगों को हेल्प करने में। सिविल लिबर्टीज, लिबर्टीज का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो लोगों के जो फ्रीडम्स हैं, लोगों के जो हक हैं, उनको दिलवाने में। स्टेपिंग इन मीन्स वो तब आती है, जब वो तब एंटर करती है जब स्टेट फॉल्स शॉर्ट, जब सरकार में कोई ना कोई कमी रह जाती है तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बीच में आती है और चीज़ों को ठीक करती है। फिर भी जो इंडियन स्टेट है उसने हमेशा एनजीओज जितने भी हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं बट लोगों के भले के लिए है, उनको हमेशा सस्पेशन से ट्रीट किया। सस्पेशन मीन्स डाउट, उनके ऊपर हमेशा डाउट किया है। यूजिंग द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो एक एक्ट बनाया है एफसीआरए, इसको यूज किया है टू इम्पोज, इम्पोज मीन्स थोपने के लिए, स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट। तो उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थोपे जा रहे हैं। किस चीज के ऊपर? उनकी फंक्शनिंग के ऊपर। अर्लियर दिस वीक, इस वीक की शुरुआत में जो एफसीआरए के अमेंडमेंट रूल्स थे, जो चेंज, अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है? चेंज। तो जो रूल्स आए उनको नोटिफाई किया गया, बताया गया, विच रिक्वायर। और इन रूल्स में क्या था कि जितने भी एनजीओज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इस एफसीआरए एक्ट के अंदर, उनको अपना काम कन्फाइन करना पड़ेगा। कन्फाइन मीन्स लिमिट करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपना काम उन एक्टिविटीज पे जो उनकी कैटेगरी के लिए है। तो उनको अपना काम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज में करना है जो उनकी कैटेगरी में है। एंड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और जो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी उनके रजिस्ट्रेशन में नाम दे रखा है जिनका, वो अपना काम सिर्फ वहीं कर सकते हैं। तो ये रूल्स आए कि वो अपना काम सिर्फ इसी एरिया में कर सकते हैं और यही एक्टिविटीज कर सकते हैं। दे मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन्स रिवील। उन्हें क्या भी बताना पड़ेगा? उन्हें बताने पड़ेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया उनके जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब बताने पड़ेंगे। कौन कौन सी वेबसाइट है उनकी और क्या क्या पब्लिकेशंस हैं उनके, वो सब बताने पड़ेंगे। एंड आर बार्ड, बार्ड मीन्स उनको रोक दिया गया है। किस चीज से उनको रोक दिया गया है? कि वो कोई भी पॉलिटिकल कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। द न्यू रूल्स, जो नए रूल्स आए हैं वो क्या थोप रहे हैं?
बहुत ही स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगा रहे हैं। किस चीज़ पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगा रहे हैं कि अगर वो फंड यूज़ करते हैं ऐसे पर्पस के लिए जो अप्रूव्ड ही नहीं है तो उसके लिए उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई जाएगी। और एंड रिक्वायर एनजीओज, और एनजीओज को क्या करना पड़ेगा, उनको सेपरेट अलग से फीस देनी पड़ेगी हर कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए। तो हर काम कैटेगरी के लिए उनको अलग से फीस देनी पड़ेगी और हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी को उनको अलग से फीस देनी पड़ेगी जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन फी, एक ही रजिस्ट्रेशन फी होती थी। अब क्या है, आप हर एक्टिविटी को रजिस्टर करवा रहे हो उसके लिए आपको फी देनी है, जिस जिस स्टेट में जिस यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हो उसको फीस देनी है। तो बहुत सारी उनको फीस देनी है, बहुत सारा उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है, उनको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। तो ये नए रूल्स में जो अमेंडमेंट हुआ है वो सारा का सारा नोटिफाई किया गया है। सरकार एनजीओस को डाउट से देखती है, डाउट की दृष्टि से देखती है, इसकी वजह से ये सारे के सारे चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इससे क्या हो गया, अब ये सब जो हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, देखो इसका इम्पैक्ट पड़ा कि कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गए। अब उनको रूल्स फॉलो करना महंगा पड़ गया। कंप्लायंस कॉस्ट का मतलब क्या, उनको ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी, उनको सब जगह फीस वगैरह देनी है और पेपर वर्क बढ़ गया। वाइल द गवर्नमेंट, हालांकि जो सरकार है वो क्या आर्ग्यू कर रही है कि ऐसे जो कदम है ये प्रमोट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी, चीजें सारी की सारी सामने होंगी। इवन हैंडेडनेस, कि इवन हैंडेडनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज गलत काम नहीं होगा, मतलब सारी की सारी चीजें एक तरीके से सही फॉर्मेट में होंगी, तो इवन हैंडेडनेस हो रही है। एंड नेशनल सिक्योरिटी, और कंट्री भी क्या है, सिक्योर है कि एनजीओस को कोई भी गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। द रूल्स आर क्लियरली मेंट, लेकिन ये जो रूल्स है इनका क्लियर मकसद है कि ये स्टिफल कर रहे हैं, स्टिफल मीन्स गला घोट रहे हैं किस चीज का, एनजीओस के वर्क का। तो एनजीओस का गला घोटा जा रहा है इन रूल्स के थ्रू। तो सरकार ने क्या बोला कि चलो इन सब चीजों से ट्रांसपेरेंसी तो आएगी, पारदर्शिता तो आएगी, इवन हैंडेडनेस तो होगा, मतलब चीजें एकदम सही होंगी, फेयरली होंगी, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, सब कुछ बराबरी से होगा और सिक्योरिटी भी मिलेगी, लेकिन एनजीओस का गला घोटा जा रहा है। द ऑपरेशन ऑफ द FCRA रेजीम, तो ये जो FCRA जो रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये बहुत दूर है ट्रांसपेरेंसी से, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। CPI-M के जो MP हैं जॉन ब्रिटास, उन्होंने अभी अभी कंप्लेन करी है कि जो पार्लियामेंट्री सवाल हैं FCRA कैंसिलेशंस को लेके और जो रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है एनजीओस का, और इन सारी की सारी चीज़ों को डिसअलाउ किया गया है और सीक्रेट बोला गया है। इवन दो इन्होंने अभी भी कंप्लेन करी, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस जो हैं उनको डिसअलाउ कर दिया गया। मतलब अगर कोई सवाल कर रहा है कि कैंसिलेशन क्यों हुआ है इस एनजीओ का, इस एनजीओ को रिन्यूअल क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो इन क्वेश्चंस को ही मना कर दिया गया है कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। हालांकि 20,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस अभी अभी में कैंसिल हो गए, रिवोक्ड मींस कैंसिल। 20,000 से ज्यादा एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं पिछले 10 सालों में, और ग्राउंड्स कैसे हैं, ओपेक है, मतलब रीजन बताया ही नहीं गया कि क्यों कैंसिल हुए हैं। फार फ्रॉम इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी तो इम्प्रूव हो ही नहीं रही है, और ये जो न्यू रूल्स हैं ये बर्डन कर रहे हैं एनजीओस पे, बहुत ज्यादा रुकावटें डाल रहे हैं, बैरियर्स मींस रुकावटें डाल रहे हैं, और कमिटमेंट्स ले रहे हैं कि आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। रेजिंग कंसर्न्स, तो इसके से चिंताएं बढ़ रही हैं कि सेंटर का मकसद क्या है, इंटेंस मींस मकसद, सेंटर का मकसद है कि वो एक चिलिंग इफेक्ट डाल दे। चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, चीजों को डिस्करेज कर दे, चीजों को रोक दे। नोएल हार्पर 2022 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, मतलब सपोर्ट किया था स्ट्रिंजेंट, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट 2020 FCRA के अमेंडमेंट्स को, अमेंडमेंट्स मींस चेंजेस, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सपोर्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था द स्टेट्स इन्वोकेशन, तो स्टेट ने जो कॉन्सेप्ट बोला कि सोवरेनिटी की, इंडिपेंडेंस का और नेशनल सिक्योरिटी का, तो इस चीज को एक्सेप्ट किया था और कोर्ट ने भी सपोर्ट किया था। किसको सपोर्ट किया था, FCRA में जो क्या आए थे, FCRA में जो अमेंडमेंट्स आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से अपहेल्ड करने का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑथर की टोन यहाँ पे कैसी है, ऑथर की टोन नेगेटिव है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज आप लोग ना वीडियो को पॉज करके पढ़ोगे, ठीक है। फिर भी 2020 में कोर्ट ने क्या किया, तो 2020 में कोर्ट ने क्या किया, तो कोर्ट ने पहले तो सपोर्ट किया सरकार का कि ये रूल्स सही हैं, फिर कोर्ट ने क्या किया, रेड डाउन रूल्स, तो उन रूल्स को
रेड डाउन कर दिया। रेड डाउन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोर्ट ने एक तरीके से उस चीज की वैल्यू कम कर दी। तो रेड डाउन, डाउन देखो, डाउन एक नेगेटिव वर्ड है, तो रेड डाउन का मतलब है कोर्ट ने उतना सपोर्ट नहीं किया उन रूल्स को जो क्लासिफाई कर सकते थे, दैट वुड हैव क्लासिफाइड द राइट्स एक्टिविज्म ऑफ सिविल सोसाइटी बॉडीज। तो ये जो सिविल सोसाइटी की बॉडीज है, एनजीओ इज अ सिविल सोसाइटी बॉडी, इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एज वर्क ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर। तो हुआ क्या, जैसे कोई एनजीओ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या कोई भी प्रदर्शन कर रहा है, तो वो उसको क्या बोला गया, पॉलिटिकल नेचर का वर्क बोला गया। और अभी अभी हमने पढ़ा कि रूल्स में क्या लिख दे रखा था कि पॉलिटिकल नेचर का वर्क करने से वो बैंड है, वो नहीं कर सकते। तो ड्रॉइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, एक डिस्टिंक्शन आया पार्टी पॉलिटिक्स में एंड द एवरीडे वर्क, और जो रोजमर्रा का काम हो रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट का। तो बेसिकली क्या दे रखा है इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन का मीनिंग दोबारा समझते हैं। तो 2020 में कोर्ट ने क्या किया, हैज रेड डाउन रूल्स। तो अच्छा, यहाँ पे ना रेड डाउन का मीनिंग एक और भी हो सकता है कि कोर्ट ने उन रूल्स को पढ़ा। चलो अभी देखेंगे, है ना, अभी देखेंगे, आगे समझ में आएगा कि ऑथर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या था। तो वो रूल्स जिन्होंने राइट एक्टिविज्म को क्लासिफाई किया था, क्या बोला था कि ये जो एक्टिविज्म होता है सिविल सोसाइटी, अच्छा सिविल सोसाइटी बॉडीज का जो एक्टिविज्म है ये पॉलिटिकल नेचर का वर्क है। उन रूल्स को कोर्ट ने हटा दिया, मतलब कोर्ट ने उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई भी एनजीओ कोई भी एक्टिविज्म कर रहा है तो वो पॉलिटिकल नेचर का ही होगा, बट कोर्ट ने उस बात को सपोर्ट नहीं किया। तो एक डिस्टिंक्शन बना दिया, एक डिफरेंस बना दिया कोर्ट ने पार्टी पॉलिटिक्स में और रोजमर्रा के काम में। अच्छा, अब ये जो नए रूल्स आए हैं सीक टू मीन्स क्या चाह रहे हैं कि जो एडवोकेसी है, एडवोकेसी मीन्स आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, और जो पॉलिटिकल कंटेंट है इनको ये रीजन मान रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का, कि अगर कोई भी एनजीओ कोई भी पॉलिटिकल कंटेंट डालता है, किसी चीज को सपोर्ट करता है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उससे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मार्च 2026 में सेंटर ने प्रपोज किए थे कुछ चेंजेस, जिसमें गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी जो है वो एनजीओ के एसेट्स ले सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है जिनके रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हुए हैं, सरेंडर कर दिए गए हैं या फिर रिन्यू नहीं किए गए। फिर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, तो ये जो प्रपोजल है ये रुक गया। तो प्रपोजल क्या दिया कि एनजीओ को कैंसिल कर दिया गया, तो उसका जितना भी सामान है वो सब गवर्नमेंट ले लेगी, जितने भी एसेट्स हैं, लेकिन इस चीज को रोक दिया गया। अब जो नए रूल्स आए हैं वो एक और तरीका है एनजीओ का गला घोटने का, थ्रॉटलिंग मींस गला घोटने का। वो एनजीओ जो फॉरेन फंडिंग को यूज करते हैं सिविल सोसाइटी के काम के लिए, सेंटर को हटाने चाहिए इतने पनिशिंग, प्यूनिटिव मींस पनिशिंग। तो सेंटर जो एनजीओस को लेके इतना स्ट्रिक्ट हो रही है, ये जो इतनी पनिशिंग कंडीशंस डाल रही है, इनको हटाना चाहिए। और पर्टिकुलरली कौन सी वाली को, कि मल्टीपल फीस, कि आपको हर स्टेट को फीस देनी है, हर यूनियन टेरिटरी को फीस देनी है, ये वाला फीस वाली कंडीशन हटानी चाहिए सेंटर को। पॉलिटिकल कंटेंट, कि आप कोई भी पॉलिटिकल कंटेंट नहीं डाल सकते, ये कंडीशन भी हटानी चाहिए। और सरकार को अडॉप्ट मींस अपनाने चाहिए फेयर रूल्स, अच्छे रूल्स सरकार को अपनाने चाहिए। पैसेज समझ आया सभी को? तो बेसिकली ऑथर ने पूरा का पूरा क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के रूल्स ऑथर को अच्छे नहीं लगे, ये रूल्स एनजीओस का गला घोट रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल, आप क्वेश्चंस भी ना पॉज कर करके आंसर मार्क करोगे, ठीक है? तो आप पॉज करोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, खुद का आंसर देखोगे, फिर मेरा आंसर सुनोगे। कौन सा है जो चिंताओं से फॉलो कर रहा है, ऑथर की चिंताएं क्या क्या है बेसिकली। तो ये जो बदला हुआ फ्रेमवर्क है इससे बर्डन आ जाएगा एक ऐसे तरीके से जो सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन को रोकेगा। सही बात है, बर्डन आ रहा है एनजीओस के ऊपर, तो एनजीओस ऑफ सिविल सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इन एक्टिविटीज पे, ये क्या होगा, स्पेस कम कर देंगे जो उन ऑर्गेनाइजेशंस को अवेलेबल है जो पब्लिक कॉज पे काम कर रही हैं। सही बात है, तो जो पब्लिक के लिए काम कर रही है रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो काम नहीं कर पाएंगे। जो अमेंडमेंट्स आए हैं ये मेनली बढ़ा रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा नहीं रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम कर रहे हैं एनजीओस की। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एनजीओस जो इसके अंडर रजिस्टर्ड हैं अब उनको अपनी एक्टिविटीज कम करनी पड़ेंगी कैटेगरीज को और जोग्राफिकल ज्यूरिडिक्शंस को जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन में डाला है। सही बात है, जो जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन में डाला है सिर्फ वो वहीं काम कर सकते हैं।
मार्च 2026 का जो प्रपोजल है वो कहता है कि सरकार का कंट्रोल हो जाएगा एनजीओ एसेट्स के ऊपर। ये इंप्लीमेंट हुआ है? नहीं, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो इसको रोक दिया गया था। पार्लियामेंट्री सवाल जो है कैंसिलेशन को लेके और नॉन रिन्यूअल को लेके, उनको क्या बोला गया है कि सीक्रेसी कंसर्न्स फेस करें। सही बात है, उनको डिसअलाउ कर दिया गया है, उनको बोला गया कि सीक्रेट है, ये नहीं बताए जाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों के दोनों सही थे। आंसर वाज सी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो? बार बार जो कदम लिए जा रहे हैं वो बताते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इन ऑर्गेनाइजेशंस पे। सही बात है, सरकार स्ट्रिक्ट हो रही है इन ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, बार बार रूल्स रेगुलेशंस ऐसे लेके आ रही है। पैसेज कह रहा है कि जुडिशियल एंडोर्समेंट, जो जुडिशरी ने सपोर्ट किया है एक फ्रेमवर्क को, इसका मतलब है हर काम को जुडिशरी सपोर्ट कर रही है? नहीं। एक काम को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता हर काम को सपोर्ट कर रही है जुडिशरी। एवरी फ्यूचर हर कोई लॉ होगा वैलिडेट हो जाएगा? नहीं। जो डिफरेंस आया है पॉलिटिक्स में और पब्लिक इंटरेस्ट एडवोकेसी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में। सही बात है, सर कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई देखो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट पॉलिटिकल कंटेंट में और जो पब्लिक के लिए सपोर्ट किया जा रहा है उसमें डिफरेंस है। कोर्ट ने भी उन रूल्स को रीड डाउन कर दिया था। वहां पे रीड डाउन का मतलब क्या था? उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो आंसर वाज बी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा है जो पैसेज को बेस्ट समराइज कर रहा है? पैसेज कह रहा है कि जो स्ट्रिक्ट एफसीआरए रूल्स हैं वो जरूरी हैं। नहीं, पैसेज ने ऐसा कुछ नहीं बोला। पैसेज ने तो बुराई करी है कि एफसीआरए रूल्स अच्छे नहीं है। पैसेज कह रहा है कि चलो एनजीओस को रेगुलेट करना ठीक है, लेकिन जो नए वाले रूल्स हैं, बहुत रूल्स रेगुलेशंस लगा रहे हैं जिससे कि सिविल सोसाइटी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही बात है। पैसेज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर है मेन? नहीं, पैसेज मेन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं है। पैसेज का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। पैसेज एक्सप्लेन कर रहा है कि इतना ज्यादा महंगा अब पड़ेगा, इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस अब देनी पड़ेगी, ये एनजीओ की गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा? नहीं, इंप्रूव नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑथर की टोन नेगेटिव थी, पॉजिटिव नहीं थी। तो आंसर वाज व्हाट? आंसर वाज बी। आखिरी, टोन कैसी है? एडमोनेटरी। हाँ, ऑथर ने क्रिटिसाइज तो किया है, बिल्कुल क्रिटिसाइज किया है। पोलेमिकल, पोलेमिकल शब्द का टोन का मतलब क्या होता है कि ऑथर बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, ऑथर बहुत ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत खराब बोल रहे हैं। तो ऑथर की टोन पोलेमिकल तो नहीं थी, बहुत नेगेटिव तो ऑथर की टोन नहीं थी कि ऑथर ने बहुत ज्यादा खराब बोला हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज इक्वानिमस। इक्वानिमस का मतलब क्या होता है कि आप एकदम बैलेंस्ड बात करो, आप एकदम शांत हो, बैलेंस्ड बात करो। बैलेंस तो नहीं है, ऑथर ने क्रिटिसाइज ही किया कि पॉजिटिव बातें तो करी नहीं है। एक्सपोजिटरी ऑथर ने अच्छे से एक्सप्लेन तो किया है, बट इक्वानिमस ऑथर की टोन नहीं है, बहुत बैलेंस्ड टोन नहीं है, ऑथर ने नेगेटिव ही बोला है। कॉन्सिलिएटरी, ऑथर रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते ठीक करने की तो कोई बात ही नहीं हो रखी है। एक्यूमेनिकल का मतलब होता है ऑथर कह रहे हैं कि सब साथ में रहो। यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं ऑथर? नहीं, यूनिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। फोरेंसिक, ऑथर ने चीजों को एनालाइज किया है, फोरेंसिक टोन तो है, अच्छे से एनालाइज तो किया है, लेकिन डिस्पैशनेट नहीं है। डिस्पैशनेट का मतलब होता है कि ऑथर को कोई इमोशन, मतलब ऑथर ने कोई कह सकते हैं ऑथर की टोन बहुत ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं। ऑथर ने ऐसे कोई अपना ओपिनियन नहीं बताया, नहीं ऑथर ने अपना ओपिनियन भी बताया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर वाज ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। कोई परेशानी किसी को? तो एक एक टोन थी, यहाँ पे ये वाली थी, यहाँ पे ये वाली थी, यहाँ पे ये वाली थी। कोई दिक्कत? चलिए, स्किप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, तो स्किमिंग वाले क्वेश्चन आप सभी लोग पीडीएफ से कर लेंगे। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। जल्दी से मुझे आंसर दे देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एवरीवन। कैप्रिशियस का मतलब क्या? आपका मूड अचानक से चेंज हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो अचानक से आपके मूड में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब कैप्रिशियस। लोक्वेशियस, वो इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, समवन हु स्पीक्स अ लॉट, तो इसका मतलब क्या हो गया? ई। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है? बहुत ही प्रैक्टिकल, आपकी अप्रोच कैसी है? बहुत ही प्रैक्टिकल है। सेक्युलर हो, इसका मतलब क्या है कि आप एक तरीके से क्या हो, आप वर्ल्डली मैटर से बहुत ज्यादा रिलेट करते हो, स्पिरिचुअल नहीं हो आप, स्पिरिचुअल के ज्यादा वर्ल्डली मैटर से बहुत ज्यादा रिलेट करते हो। द नेक्स्ट इज एपैथी, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बहुत इनडिफरेंट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर इज व्हाट? सी, ई, बी, डी एंड ए। कोई परेशानी किसी को? चलो, प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना च्यू कर सकते हो उससे बड़ा बाइट कर रहे हो, इसका मतलब उस चीज को बहुत ज्यादा कर रहे हो। हिट ब्लो द बेल्ट, आप गलत तरीके से एक्ट कर रहे हो। ऑन क्लाउड 9, बहुत ज्यादा खुश हो। पास विथ फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गए हो। पुल द प्लग, आपने उस चीज को बंद कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। सी, बी, ए, डी एंड ई।
10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन हम बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है अलका प्रसाद। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। सबको लिखने हैं ना कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में, ठीक है। हाँ, प्रयागराज में जो इवेंट है 27 जून कल है 10 बजे AMA कन्वेंशन सेंटर। तो मेक श्योर करें कि सभी लोग प्रयागराज, जो प्रयागराज के हैं, आसपास के हैं, मुझसे मिलने जरूर है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द इवेंट। आई होप आप सभी लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए। जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आज तक का वेट करे था। 26 जून आज आखिरी डेट है, आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ इंग्लिश लेना चाहते हो आप इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1400 रुपीज़ में आपको पूरा 12 मंथ्स की मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हाँ, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हो। इस पर एक ऑफर चल रहा है अभी, आज के लिए आपको 2499 का पड़ जाएगा। कोड आपका सफलता लगेगा। तो मेक श्योर करो अगर आप कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आज के आज आप सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको सारी PDF सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होगा आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। तो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे प्रयागराज में एंड कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। इसका PDF आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, ओके।